दिसंबर के आखिर में जब इजराइल के हवाई हमले ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी लेबनान के हिजबुल्लाह की तत्कालीन प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए थे, तो इसे तेहरान की प्रतिरोध की धूरी के लिए बड़ा झटका कहा गया था। उसके 2 महीने बाद ईरान के प्रमुख सहयोगी सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए। असद शासन के पतन के बाद ईरान का प्रतिरोध मोर्चा बिखर गया, जहां सीरिया के पतन के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इसके बाद अगला नंबर ईरान का है और खामेनेई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ, दुनिया की नजरें इस समय मध्य एशिया में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर टिकी हैं। लेबनान में युद्ध विराम के बाद सीरिया की सत्ता पर हयात तहरीर अल शाम यानी कि STAS के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया के इस घटनाक्रम के बाद इराक में स्थिरता को लेकर भी चर्चा हो रही है। सवाल ये है कि बशर अल असद की सरकार को हर बार बचाने वाले रूस और ईरान ने इस बार उनकी सरकार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? इन दोनों देशों ने असद को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया? वही सवाल यह भी है कि इन तमाम घटनाओं का भारत समेत बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस हालात में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? सीरिया में विरोधियों ने जब 29 नवंबर को अलेप्पो शहर पर कब्जा जमाया तो पूरी दुनिया की नजरें सीरिया पर लग गई। जिस तेजी से हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेप्पो से एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते हुए राजधानी दमिश्क तक पहुंचे, उसने हैरान कर दिया। इस दौरान बशर अल असद की सेना और उनकी समर्थक मिलिशिया ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। कहा जा रहा है कि विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जा जमाने से पहले ही ईरान ने अपने सैनिक और साजो सामान सीरिया से निकाल लिए। रूस ने भी तारतूस में अपने नौसैनिक अड्डे को इससे पहले तकरीबन खाली कर दिया। 8 दिसंबर को जिस समय प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान किया, उस समय तक मध्य पूर्व में बहुत कुछ बदल चुका था। अब ये जानते हैं कि असद की किस बात से रूस और ईरान परेशान थे। असद को लेकर ईरान रूस की एक और बड़ी शिकायत थी। सीरिया अपने सैनिकों की तनख्वाह और सहयोगी देशों से मिल रहे हथियारों का भुगतान नहीं करा रहा था। इस बीच इजरायली हमलों में नष्ट हुए हथियार के लिए भी सीरियाई सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जाहिर है कि जब अपनी ही अर्थव्यवस्था दबाव में हो तो कोई भी देश इस तरह के खर्च वहन नहीं कर सकता। ईरान भले ही सीरिया को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मान रहा था, लेकिन सीरिया की ओर से ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसका एक उदाहरण यमन में अंसारुल्लाह की राजधानी सना पर कब्जे के बाद देखने को भी मिला। अंसारुल्लाह सीरिया में अपना दूतावास खोलना चाहता था, लेकिन तुर्की, कतर और इजराइल के डर से असद ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बरक्स अक्टूबर 2023 में असद ने अंसारुल्लाह से दमिश्क में यमनी दूतावासी खाली कराकर उसे सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार को सौंप दिया। ये बात ईरान को नागवार गुजरी। असद का पतन ईरान में बदलाव की चाहत रखने वालों के लिए शक्तिशाली प्रेरणा का काम कर सकता है कि अगर असद शासन खत्म हो सकता है तो खामेनेई को भी हटाया जा सकता है। जहां पिछले 10 दिनों में सीरिया में हुई घटनाएं उन्हें उम्मीद दे सकती हैं। इसके साथ ही 1 महीने से भी कम समय में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ईरान सरकार के लिए घरेलू स्थिति को और अधिक जटिल बना सकती है।